चलिए दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस या फिर आप पूरा नाम का है रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम इलस्ट्रेशन नंबर 6 आईसीएम मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आईसीएम मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे कहता है कि मिस्टर डेविड करके यहाँ पे कोई पर्सन है, इंडियन सिटीजन ही है, एज इनकी 40 ईयर की है। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इनकी बात करें तो यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे इंडिया से लेफ्ट हो रहे हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इंडिया से लेफ्ट हो रहे हैं। कहता है 31 मार्च 2023 को। और कहता है ड्यू टू हिज ट्रांसफ़र टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पे चले गए हैं। कहता है ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर 23-24 में एक भी दिन वो इंडिया में नहीं आए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहते हैं, इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है और कहता है कि कंप्यूट करिए इनकी ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है टैक्स। टैक्स में आपको निकालना नहीं है, सिंपली टैक्सेबल इनकम ही निकालनी है, इस पे टैक्स नहीं निकालना है। ठीक है, नेट अमाउंट नहीं निकालनी है, ग्रोस अमाउंट निकालना है, मतलब कि टैक्सेबल कितनी अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ निकाल के दे दीजिए, काम खत्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्सन कौन है उस पे डिपेंड करेगा कि इनकम कितनी टैक्सेबल होगी। क्या वो रेसिडेंट है, और रेसिडेंट में भी कौन सा, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी या फिर नॉन रेसिडेंट है। इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम टैक्सेबल कितनी होगी। अगर ऑर्डिनरी है तो सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अगर नॉट ऑर्डिनरी है तो वो तीन इनकम जो मैंने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में आपको समझाया था, तीन इनकम सिर्फ और सिर्फ, कौन सी, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था तीन इनकम। इंडियन इनकम, बिजनेस अगर कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, प्रोफेशन अगर सेटअप है इंडिया में, ये तीन इनकम अगर आप नॉट ऑर्डिनरी है तो ये तीन इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। ये आपकी कंडीशन होती है। तो इसके लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या रेसिडेंट है, और रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। तो ये डिपेंड करेगा इनके स्टे पे। तो हम देख लेते हैं इनका स्टे कौन सा है और रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर 23-24 में वो एक भी दिन नहीं आए हैं। अगर एक भी दिन यहाँ पे इंडिया में नहीं स्टे है तो सीधी सी बात है ये ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि हमारे रेसिडेंट का यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, या फिर दूसरी कंडीशन कहता है प्रीवियस ईयर में 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा, एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का जो टोटल है वो 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस ईयर में तो इनका स्टे ही ज़ीरो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्टली पता चलता है कि ये नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी और कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि इंडिया से जो रिसीव होता है वही टैक्सेबल इनकम रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सैलरी सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, क्योंकि इंडियन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इंडियन गवर्नमेंट इनको पे कर रही है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया है, कनाडा में है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, इंडियन इनकम है। तो ये आपकी इंडियन इनकम है, यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं कि ये टैक्सेबल रहेगी। और ऊपर से यहाँ पे कंप्यूटेड लिखा है, अगर कंप्यूटेड नहीं है, ये नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पे इसे मानते हैं कि यहाँ पे डिडक्शन रिसीव नहीं हुए और डिडक्शन माइनस करते हैं। अब अगर आपने सैलरी हेड पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे कि यहाँ पे सैलरी के अंदर 50,000 आपको फ्लैट डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अगर ये कंप्यूटेड वर्ड नहीं होता तो 5 लाख रुपीज़ में से 50,000 माइनस करता और जो आंसर आता वो टैक्सेबल होता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटेड है, मतलब कि पूरे का पूरा 5 लाख ही हमें यहाँ पे टैक्सेबल करना है। इसके बाद कहता है कि फॉरेन अलाउंसेस, फॉरेन अलाउंसेस मतलब कि ये आउटसाइड इंडिया इनकम है, ये आपकी इंडियन इनकम नहीं है, इंडियन इनकम नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये आगे पढ़ना पड़ेगा कि क्या इंडिया से रिलेटेड है या फिर नहीं। तो कहता है बैंक है जिसमें ये फिक्स डिपॉजिट है, वो बैंक इंडिया में है। अगर बैंक ही इंडिया में मतलब कि ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद कहता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। मैंने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में ही आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी एग्जेम्प्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की। ठीक है, बाकी सारी इनकम जो है वो आपकी क्या होती है सर, टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये पर्सन कौन है, नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ पे इंडियन इनकम ही देखनी होती है, बाकी सारी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। अगर ये नॉन रेसिडेंट नहीं होता, मतलब कि अगर ये रेसिडेंट होता तो ये टैक्सेबल हो जाता ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। ऐसा भी इलस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे तो आपका टैक्सेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडियन इनकम तो है नहीं,
मतलब कि इंडिया में जनरेट हुई इनकम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद कहता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी नेपाल में ही है, इंडियन इनकम तो नहीं है। और अगर इंडियन इनकम नहीं है तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के दो ही इनकम टैक्सेबल होती है, एक 5 लाख जो सैलरी से इनकम हुई है, और इंटरेस्ट जो आपकी फिक्स डिपॉजिट से इनकम हुई है। टोटल आपकी बन जाती है 6 लाख। यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर क्लियर। ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 6, रेसिडेंशियल स्टेटस।